अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाव में हूँ अली सरवर। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि जी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर, और उन्होंने जो कुछ कहा था बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही कर दिया, और दुनिया भी हैरान है और भारत तो हैरान है ही, जबकि इस पर भारत ने भी रद्दअमल दिया है। खबर क्या है कि आज दुनिया भर में हेडलाइंस बनी हुई है। इसके अलावा हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ जो पीटीआई ने एहतजाज किया उसके हवाले से कि कामयाब, नाकाम और अगला लाहेमल क्या हो सकता है। मरीम बीवी ने आज जो बयान दिया वो कहती हैं गुज़िश्ता रोज़ पुलिस इंतज़ार करती रह गई, कोई नहीं आया। जबकि आज अलीमा खान साहिबा की मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि जी खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है जो लोग नाअहल हुए उनकी नशिस्तों पर किसी को खड़ा नहीं करना है। वो पीटीआई की जानिब से कुछ आवाज़ें आ रही थी कि जी अच्छी बात है अगर इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो ये होगा कम अज़ कम के एक्टिविटी की इजाज़त उसमें होगी हमें, या मिल जाएगी, या लोग मोबिलाइज़ करने वाली बात होगी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा है कि जी शिबली फराज उमर अयूब के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है, क्योंकि वो नाहल करना कर दिया उन्होंने, जबकि वो कह रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट को रोक दिया जाए। इस पर भी बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, और बहुत ही अहम रिपोर्ट है ये, जिस पर आज हम बात करेंगे। और रिपोर्ट ये दी है वर्ल्ड बैंक ने कि कराची को इस वक्त जो आबादी है कराची की उसको देखते हुए 15,000 बसेस की ज़रूरत है, जबकि शहर में सरकारी सिर्फ 400 बसें चल रही हैं। 15,000 ज़रूरत, 400 बसें सिर्फ चल रही हैं। तो क्या हो रहा है शहरियों के साथ, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है नवीद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तर्जकार ने, दानिशा ने बहुत शुक्रिया, अनीस मंसूरी साहब मारूफ साहबी तर्जकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ मजीद आयद कर दिया है और मजबूरी तौर पर टैरिफ हो गया है जी 50%। और इसकी वजूहात क्या हैं, बारीक बीनी से हम चाहेंगे आप दोनों इस पर थोड़ा सा बताइए, और फिर हम बात करते हैं जो रद्दअमल दिया भारत ने। ज़ाहिर है वो तो फितरी रद्दअमल होता है कि हम अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर जाएंगे और मेहनत कर रहे हैं और फलां फलां फलां। ट्रंप बिगड़े में बहुत ज़्यादा, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने कल भी कहा था, उससे पहले भी कहा था कि भारत के साथ इससे ज़्यादा होगा। अब जिस जगह पर ये आ गए हैं ना, इतना तो कुछ सोच भी नहीं सकता था। बिल्कुल। और बहुत अच्छा है, बहुत अरसे बाद ऐसा हो रहा है। मैंने कहा कि ये वक्त से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। ये जो इस वक्त भारत के साथ हो रहा है ना, इस वक्त हमारी एक्सपोर्टर्स को चाहिए कि इस वक्त वो अमेरिकन मार्केट में घुस जाए। और हमारी एक वक्त था कि पाकिस्तान की जो ये गारमेंट्स थी दुनिया भर में मशहूर थी। ना बिल्कुल। सिर्फ ये टॉवल्स, हमारी बेडशीट, हमारी जीन्स, ये बहुत बहुत ज़्यादा, ये फिर हम मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। और इस वक्त एक दफ़ा हमने मार्केट कैप्चर कर ली तो उनको वापस आने में इसमें बहुत टाइम लगता है साइकिल में। तो ये इस वक्त बहुत अच्छा मौका है। भारत के बुरे दिन हैं और बुरे दिन जारी रहेंगे जब तक कि यूक्रेन की और रशिया की वॉर नहीं रुक जाती, तब तक ये दिन इनके जारी रहेंगे। क्या लगता है आपको, भारतीय इकॉनमी तो लग नहीं रहा आपको ज़मीन बोस ऑलमोस्ट हो ही जाएगी? भारतीय इकनॉमी मेरे ख्याल में अपने पिछले 10-15 साल के टाइम में सबसे वर्स्ट उसमें आ गई है। इसकी इब्तदा हुई थी जब पाकिस्तान ने उनकी फ़दाई हदूद की पर पाबंदी लगा दी थी। तो उनकी एयरलाइंस, जो कि बहुत बड़े सपोर्टर भी हैं मोदी के, ये सारे बिजनेसमैन जिनको लाए थे सारी चीज़ें करके, वो सब बहुत बुरी तरह से नाराज़ हो गए, क्योंकि उनको इतनी महंगी पड़ रही है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ये कि वहाँ से उड़ के जाए। तो वो दूसरी एयरलाइंस की तरफ जा रहे हैं, सारा बिजनेस ले गई है दूसरी एयरलाइंस उनकी। और जो उनकी अपनी एयरलाइंस है वो तो क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां देना शुरू की उनकी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट से ज़मीन बोस हो चुके हैं। स्टॉक मार्केट क्लैप्स हो गई, कई कंपनियों पे पाबंदी लग गई, कई कंपनियां दिवालिया हो गई। और डे बाय डे उनकी जो है इकोनॉमी डाउन हो रही है। और ये अभी मज़ीद ये वक्त अभी जारी रहेगा। इस वक्त से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, ये है। और भारत ने जो कुछ भी किया है, जितना भी जुल्म किया है कश्मीर पे और बाकी उस पे, तो वो अब उसको जो है ना, उसको पे बैक करने का टाइम आ गया है। अनीस मंसूरी साहब क्या कहेंगे? अमेरिकी सदर ने भारत पर 25% टैरिफ में मजीद 25% इजाफा कर दिया, 50% मजमूई तौर पर हो चुका, और भारत की जानिब से जो रूस के तेल की ख़रीदारी जारी रखने पर मजीद ये फैसला किया गया। और अभी कहा गया है कि इजाफी टैरिफ 27 अगस्त से नाफिजुल अमल होगा। एग्जेक्टिव ऑर्डर पर उन्होंने दस्तखत कर दिए। देखिए अली, गुज़िश्ता 12 साल से जो पॉलिसी रही है इंडिया की वो बड़ी ख़तरनाक रही है। और वो पॉलिसी ये रही कि मोदी ने अपने चाहने वाले बिजनेसमैनों को इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा कि उससे कहने को तो ढांचा बहुत बड़ा नज़र आया। यानी कि आप अंबानी, अडानी, इन सबको अगर हटा दीजिए तो इकनॉमी ज़ीरो पर खड़ी हुई नज़र बिल्कुल। आएगी आपको।
क्योंकि सारे पैसे का जो मरकज़ है वो अवाम और हुकूमत से हटाकर चंद सरमाकारों के पास चला गया। उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए उन सरमाकारों को इस हद तक नवाजा कि रियासत के मफादात पसे पुश्त रह गए। अब जाहिर सी बात है, हर जगह नहले पे दहला होता है, और उन्होंने पहले ये कोशिश की कि हर तरह से मार्केट को कैप्चर किया जाए। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो यहाँ पर आ रही थी, उनकी शराकत दारी भी जो करवाई गई वो इन बड़े सरमाकारों के ज़रिए करवाई गई। आप ये देखिए कि ताइवान की जिस कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो रहा था, जो कि चिप फराहम करती है एप्पल को और दीगर कंपनीज़ को, वो $450 मिलियन का जो एग्रीमेंट था वो भी एक बड़े सेठ के साथ इनका हुआ। और उसके बाद ये हुआ कि जब वहाँ से प्रेशर आया तो ताइवान की उस कंपनी को बैक करना पड़ गया। सेम यहाँ पर जो गूगल के साथ और दीगर कंपनीज के साथ जो इश्तराक चल रहा था वो उनके साथ ही चल रहा था। तो अब जब आप एक जगह से मफादात लेकर रियासत के मफादात को ठेस पहुँचा रहे थे, आप आलमी जो मईशत है उसको आप तहस नहस कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है दूसरा भी कहेगा कि यार जब तुम अपने सेठों को फ़ायदा दे रहे हो, अपने दोस्तों को फ़ायदा दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है फिर अमेरिका भी ये करेगा कि वो भी अपने ही लोगों को उतारेगा और वो कहेगा कि भाई जब मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी पर आप मेरी गाड़ी पर आपने 100% टैक्स लगाया हुआ है तो मैं भी आपके ऊपर टैक्स लगाऊंगा, या तो आप मुझे छूट दें या आप खुद रास्ता बनाएं। तो ये जंग बेसिकली ये सारी मोदी सरकार की अपने दोस्तों का नवाजने का नतीजा है, और ये और ज़्यादा सख्त होगा जितना उन्हें नवाजा गया। अली आप इस बात से अंदाज़ा कीजिए ना कि $बिलियन जो है वो उन्हें प्रॉफिट के मोड में दिया गया। और आप ये देखिए कि $मिलियन यहाँ पर एक इनके दोस्त ने बाकायदा ट्रंप पर इन्वेस्ट किया कि जब ट्रंप का अनाउंसमेंट होता उन्होंने कहा कि भाई मैं इतनी सरमाकारी करूंगा, और वही शख्स पर फ्रॉड का केस है इस वक्त अमेरिका के अंदर। और एक तो बड़ा मसला है कि उन्होंने फ्रॉड किया, और फ्रॉड पर सपोर्ट कौन कर रहा था? यही कर रहे थे, मोदी कर रहे थे। अमेरिका के अंदर उनके उस दोस्त के ऊपर फ्रॉड का केस चल रहा है, और देखिएगा जल्द नतीजा जाएगा उसका भी। अच्छा, ये इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो 50% आयद हो गया, ज़ाहिर भारत रशिया से दिफाई साज सामान भी ख़रीद रहा था, तवानाई भी ख़रीद रहा था, इन तमाम की वजूहत बज़ाहिर यही नज़र आती हैं। और पाकिस्तान के लिए, जिस आप नवाज साहब आप फरमा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है कि मार्केट कैप्चर कर सकता है, और पाकिस्तान के अमेरिका से भी ज़ाहिर है अच्छे ताल्लुकात हैं। इस तरह के ताल्लुकात मेरे ख्याल में माजी में शायद अब गुज़श्ता 10-20 साल की हम बात करें तो शायद नहीं रहे, और ये बड़ा अच्छा मौका आ गया। एक तो पाकिस्तान ने जंग में उनको जिस तरह हज़ीमत का सामना करना पड़ा हिंदुस्तान को, दूसरा अब ये मईशत भी तबाह हाल है। तो आप नहीं समझते कि हिंदुस्तान में जो अलहदगी पसंदों की तहरीकें चल रही हैं अब वो और ज़्यादा खुलकर सामने आएंगी? तो भारत का ये वक्त आ गया है कि रशिया की तरह टुकड़े टुकड़े होने हैं उसके। जी देखिए, अनकरीब आप देखेंगे कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इन पे पाबंदी आयद होने लग जाएंगी, जुर्माने के साथ साथ। जुर्माने के साथ साथ कि भाई फलां फलां कंपनी को जो इंडिया के साथ करेगा उस पर पाबंदी। और टाटा की जो बहुत बड़ी एक्सपोर्ट होती है हैवी ट्रांसपोर्ट की, इसकी वो भी रुक जाएगी। मतलब उतनी महंगी उनको बहुत, मतलब लोग जापान से लेंगे, यूरोप से लेंगे, 50% टैक्स क्यों वो करेगा? तो ये अपने जितने अलाइज हैं उसको भी जोर देंगे कि भाई आप इनसे नहीं लें। तो जो पाबंदियाँ लगनी शुरू होंगी नेक्स्ट स्टेप पे, वो इंडिया की इकनॉमी के लिए एक और धचका होगा। और जब इनकी मोदी की गवर्नमेंट भी बहुत कमज़ोर हो जाएगी, अभी इलेक्शन कब है बिहार में, उसमें भी एक शिकस्त उनका इंतज़ार कर रही है। और सिखों की अलहदगी पसंदों को भी जो है एक तकवीत मिली जब ट्रंप को उन्होंने ख़त लिखा और उसको उन्होंने रिकगनाइज किया कि हाँ जी खत है, उसका जवाब वो देंगे। और वो जो भी होगा, कनाडा अलग तैयार बैठा हुआ है, पाकिस्तान के पास भी अपने पुराने पॉइंट स्कोर बराबर करने का टाइम है। तो इस वक्त इंडिया को जितना आप देखें, ऐसे यही वक्त होता है, डिप्लोमेट्स इंतजार कर रहे होते हैं ऐसे वक्त का। अब डिप्लोमेट्स को ये वक्त मिला है, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा वो करें जो इंडिया हमारे साथ करता आया है और आज भी कर रहा है, बलूचिस्तान में भी और उधर भी। अब उसको दीवार से लगाने का वक्त आ गया। ये वक्त बार बार नहीं आता और ऐसे वक्त को ज़ाया नहीं किया जाता। क्या कहेंगे अनीस साहब, इस वक्त जो मौके मौजूद हैं पाकिस्तान के पास, क्योंकि भारत पर 50% टैरिफ आयद हो गया, उनकी स्टॉक मार्केट ज़मीन बोस हो चुकी, मईशत का बुरा हाल है, और मोदी का भी दिल का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया। लेकिन पाकिस्तान के हालात जो इस वक्त हैं उसमें उसके बावजूद भी इतना मौके मिले में पाकिस्तान को, लेकिन हम देख रहे हैं कि सरमायाकार नहीं आ रहे पाकिस्तान सरमायाकारी करने। तो इतना ज़बरदस्त मौका, उसके बावजूद अगर सरमायाकारों को हम कामयाब ना हो सके लाने में पाकिस्तान, तो फिर तो फ़ायदा नहीं हो सकेगा हमें। देखिए, एक स्ट्रेटजी बहुत अहम है। मैं कुछ बातों की तरफ इशारा करता हूँ तो ज़रा सा हम नज़र सी तफसीलात ज़रा सा इज्तनाब करूँगा किसी वजह से। देखिए, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने इस वक्त चीन को एक बहुत बड़ा रास्ता दिया है, और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे चीनी सरमायाकारों ने अपनी फैक्ट्रीज़ लगाना शुरू कर दी हैं।
उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से इंडिया, जो अमेरिकन सरमायाकारों ने ये किया था कि इंडिया के अंदर फैक्ट्रीज लगाना शुरू की थी ताकि वो वहाँ से अपना माल सप्लाई कर सके, इसी तरीके से चीन ने बहुत सारे सरमायाकारों को पाकिस्तान में आए हैं और वो बड़ी सरमायाकारी कर रहे हैं कि जिसके ज़रिए पाकिस्तान एक बड़ी एक्सपोर्ट की तरफ जा सकता है, जो चीन की जगह से जाने के बजाय पाकिस्तान के थ्रू जाएगी। एक कंपनी, पहली बात तो ये। दूसरा नुकता यह है कि जो आप बात कर रहे थे कि जनाब इंडिया पे बुरे वक्त का, इंडिया का बुरा वक्त का आप इस अंदाज़ा करिए कि यूक्रेन का सदर ने जो कल बातें कही हैं वो बड़ी अहम है। उन्होंने कहा है कि जो मिसाइल मिले हैं उसमें बाकायदा अमेरिका जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो इंडियन कंपनीज़ के हैं जो रशिया फायर कर रहा है, और वो कंपनी के पार्ट्स का बाकायदा उन्होंने कंपनीज़ के नाम दिए कि इंडियन कंपनीज़ के, बाकायदा उन्होंने शवाहिद फराहम किए। तो एक तो बड़ा मसला अब ये हो गया है, और जाहिर सी बात है अगर रशिया को इस तरीके से अगर पसे पर्दा जो है वो अगर इंडिया अगर ये सारा माल सप्लाई कर रहा है, छोटे पार्ट्स जो हैं वो अगर सप्लाई कर रहे हैं मिसाइल के, तो ये भी एक अब अगला सवाल खड़ा होगा। और जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान के फ़ायदे की, तो पाकिस्तान ने बहुत सारे रास्ते अपनाए हुए। अब ये इब्तदाई मरहला है, ज़ाहिर है अभी 1-2 महीने इसको गुजरने दीजिए। पाकिस्तान में अगर यही एक मुस्तकिल मिजाजी रहेगी, जो इस अमेरिका की पॉलिसी अगर ये 6-7 महीने रहेगी, तो पाकिस्तान अगले 2-3 महीने के अंदर बहुत कुछ गेन कर लेगा। ख़ास तौर पे जो अब अगला सीज़न जो आ रहा है समर अपना विंटर का, तो उस विंटर में आप देखिएगा कि वो पाकिस्तान बेतहाशा अपने प्रोडक्ट्स को आराम से एक्सपोर्ट कर सकेगा और उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड भी बढ़ सकती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं और ख़बर शामिल करते हैं, क्योंकि बात हो रही है इंटरनेशनल हवाले, तो वर्ल्ड बैंक की खबरें पहले शामिल कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ी अहम चीज़ है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, उन्होंने कहा जी 15,000 कम अज़ कम बसें ज़रूरत है शहर की। ज़ाहिर है हम भी जानते हैं इन चीज़ों को, वर्ल्ड बैंक ने फील किया है, क्योंकि सिंध गारमेंट के बहुत सारे मंसूबे जो है वर्ल्ड बैंक और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से ही यहाँ कराची में कंप्लीट भी होते हैं। तो ये 15,000 की ज़रूरत है, शहर में सिर्फ 400 सरकारी बसें चल रही हैं। नवेद ज़ोहरी साहब, तो इस पर तो ज़ाहिर साफ़ ही ज़ाहिर होता है ना हम सब के परेशान कितने हैं लोग यहाँ पर। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है कम बेश चौथी हुकूमतें 17 साल हो चुके, और 15,000 चले नहीं हो सकी, 10,000 भी होती हैं, 8,000 होती हैं, 400,000 बसें भी नहीं हैं। तो ये समझते हैं आप कि आवाम के साथ ये बहुत ज़्यादा बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि सरकार और निज़ाम तो है नहीं है यहाँ पर। जी बिल्कुल, कराची के साथ तो बहुत ज़्यादती है, कराची के अलावा और पूरे सिंध के साथ जाती है। अगर आप ये हैदराबाद जो दूसरा बड़ा शहर है सिंध का, उधर आप गिनेंगे तो इधर तो आप उंगलियों पे गिन लेंगे। हम बड़ा खुश होते हैं, वो पिंक बसें सामने जा रही होती हैं, रेड बसें जा रही होती हैं, वो लेकिन वो गिनती की तादाद में है। गिनती मतलब बहुत आटे में नमक के बराबर है। अभी भी कराची की ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा दारोमदार वो मिनी बसेस पे है, और जो पुरानी टूटी हुई बसें चल रही हैं उन पे है, और अंदरूनी शहर चिंचीस टाइप रिक्शाओं में। हाँ, उस पर भी काफ़ी सारी जगहों पाबंदी हो गई है। वो पाबंदी लगा रहे हैं, ऑल्टरनेट भी तो दें, अल्टरनेट वो चल रही है। अब वो बड़ी वाली रिक्शा आ गई, उसमें वो भरे हुए होते हैं लोग, जितने वो भर सकते हैं उसकी तादाद से ज़्यादा वो भरे होते हैं, आगे भी बैठे होते हैं, वो चल रहे हैं। तो आज दुनिया कहाँ पहुँच गई है, और हम कहाँ थे कराची, और अब कहाँ हम वो चिंचीज़ और वो 30% कहते हैं अभी भी जो कराची के दूसरे इलाके हैं वो चिंचीज़ और रिक्शाद और उस पर डिपेंड करते हैं। बहुत जाती है, बहुत ज़्यादा तादाद में इस पर बढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा। वर्ल्ड बैंक ने कहा है, तो वर्ल्ड बैंक से और जगहों से भी पैसे मिल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक और प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा है शहरों को बेहतर बनाने के लिए। तो जाएँ खुल के उनसे ले और बसों पे और ट्रांसपोर्ट का मसला हल करें, क्योंकि सर्कुलर रेलवे एक ख्वाब है जो मुझे नहीं लगता कि इनके बस का है और इनसे पूरा होने वाला है। क्या कहेंगे अनिस मुंशी साहब, बहुत बड़ा मसला कराची के शहरियों को दरपेश, 15,000 बसों की ज़रूरत। चलें हम तो यहाँ कहा करते थे, वो निकार खाने में तूती की आवाज़ नहीं सुनते थे, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि जितनी आबादी है कराची की, कम से कम 15,000 बसेस तो सरकारी होनी चाहिए। अच्छा, दुनिया भर में आप जानते हैं निज़ाम हुआ करता है सर्कुलर रेलवे का भी और बसेस का भी, लेकिन यहाँ सिर्फ 400 बसेस चल रही हैं। अब इस पार्टी का कहना ये है कि जी 400 बसेस अब ज़ाहिर है ले आए हैं, मज़ीद काम हो रहा है इस पर, और करीब आप देखेंगे मज़ीद बसेस आ जाएंगी। लेकिन जो स्पीड है 17 सालों में 400 बसेस की, इससे तो लगता है कि ये 15,000 वाला फिगर जिस तरह हम बात करते हैं सब्सिडी कैमरास की, वही तकरीबन स्पीड है इसकी भी। अली, झूठ बोला है वर्ल्ड बैंक, झूठ बोल रहा है। हाँ, ये 500 बसें नहीं चल रही हैं, इनकी कुल तादाद 275 है। 400 का है उन्होंने वैसे, 400 का है, इसमें से 150 से ज़्यादा ख़राब पड़ी हुई हैं। सही है, मैं आपको रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। ये सही है।
मसला सारा यह है कि आपने यहाँ पर लोगों की ज़बान बंदी कर दी है कि अगर आप यहाँ पर कराची के मसले पर, ट्रांसपोर्ट पर जो बात करेगा उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। इस शहर का जो निज़ाम तहस नहस किया गया है 17 सालों के अंदर, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, तो नवेद भाई चैलेंज कर रहे थे, मैंने कहा करोड़ों रुपए की बसेस हैं ये, तो इस वक्त कई बसें तो इस वक्त किस हाल में पड़ी हुई है आप जाकर देख सकते हैं, और आप रिपोर्ट भी उसे कर सकते हैं कि जनाब उसके पार्ट्स मौजूद नहीं है, वो बसें ख़राब पड़ी हुई हैं, सिर्फ 3-4 सालों के अंदर उसका हाल क्या हुआ है, किस अमाउंट में ये ख़रीदी गई हैं, इसका मेंटेनेंस का ठेका किसके पास है। एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। और इसके बहाने ये जो बसेस के रूट्स बनाने की BRT और येलो बस और ये वो, मेरे भाई ये येलो बस और इसका खुद ये अभी असेंबली का सेशन चल रहा है, अगर आप अभी कहें मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेशन दिखा सकता हूं, उसमें कह रहे हैं कि 2027 से पहले तो मुमकिन ही नहीं है। कितनी बसेस? नहीं, ये मंसूबे जिस पे बसें चलनी है 2027 से पहले तो मुमकिन ही नहीं है, मुमकिनात में से ही नहीं है कि भाई उसमें लिखा हुआ है, शर्जील इनाम नेहमन साहब ने रिटर्न जवाब दिया है। अच्छा, इसके साथ साथ नाज़रीन बड़ी अहम बात है, कराची में जो पानी का मसला तो था ही था, अब एक उम्मीद ये जागी थी, हमें खामोश करा दिया जाता था कहकर कि जी K4 चलो नहीं हो रहा, 18-20 साल गुजरने के बावजूद। हब केनाल है ना, हब केनाल है ना, 14 अगस्त को इफ्ताह है, आप देखिएगा कराची का मसला अच्छा खासा हल हो जाएगा। अब हब केनाल के हवाले से जो खबरें आज आई हैं नवाज़ साहब, कि वो जिस तरह बनाई गई थी, इंतहाई नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया था, पानी थोड़ा सा ही खोला तो पता चला जी वो दीवारें गिरना शुरू हो गई और बैठना शुरू हो गई। सर ये क्या कारकर्दगी है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहाँ हैं, क्यों नहीं देख रहे इन चीज़ों को? बाहर से पढ़कर आए हैं, नौजवान हैं, ज़हीन हैं, पूरी दुनिया में दौरे पर भी गए हुए थे, वहाँ के लोगों को भी देखा होगा, रहन सहन भी देखा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी पता होगा उनको यकीनन, तो फिर ये देख क्यों नहीं रहे कि हो क्या रहा है? ये इस तरह के ठेकेदारों को सामने लाते हैं, वो करप्ट लोगों को पता नहीं रेत से बना रहे हैं, मिट्टी से बना रहे हैं। बिल्कुल, वाटर बोर्ड के बहुत सारे मसले हैं, मैं आपको इस पर भी डिस्कस करता हूँ आगे तफसील से। एक छोटा सा बताऊँ मेरा ज़ाती मसला, मुझे बहुत से दोस्तों ने कंप्लेन की कि ये एक वेबसाइट बनाई हुई है उन्होंने, इसमें आप बुक करें और 3000 कुछ का वो 3000 गिलन है, और जो रास्ते का उसके पर किलोमीटर कुछ है, 6000 डिफेंस में आने का 6200 के करीब का मेरा हुआ। मैंने 30 तारीख को उसमें बुक कराया, मुझे 2 दिन में बोला कि 48 आवर में आपको पहुंच जाएगा। अली आज 6 तारीख खत्म हो गई, मेरे घर में वो टैंकर अभी तक नहीं पहुंचा। मैंने एक ऑफिसर को फ़ोन भी किया कि भाई ये मेरी उसकी, उसने बोला व्हाट्सअप करें, मैंने वही व्हाट्सअप कर दिया उसका वो तस्वीर के, ये देखिए 30 तारीख की बुकिंग है और ये टाइम था और अब तक नहीं आया। बोला मैं करता हूँ। उसका फिर आया अगले दिन की, नवेद भाई आया आपके यहाँ? मैंने कहा नहीं मेरे यहाँ नहीं आया, और आज तक नहीं आया। फिर मुझे क्या हुआ मजबूरन, अब मैंने जो दूसरा गुजराए होते मैंने उधर से वो फ़ोन करके टैंक मंगाया, वही वाटर बोर्ड का टैंकर जो कि मेरे घर बाकी घरों में पानी डाल रहा था, वही 10,500 में डाल के गया। मतलब 5000 फीट टैंकर वाटर बोर्ड में लीकेज है, और ये हज़ारों टैंकर रोज़ाना पानी के जा रहे होते हैं। और वो जो वेबसाइट बनाई हुई है ना, वो कराची की मासूम आवाम को एक और लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। चंद ही कोई खुश नसीब होते होंगे वो उसमें आगे होंगे, जिनको मिल जाता होगा, वरना से इंतजार करते करते थक जाते हैं, फिर वो पानी ज़रूरी है वो ले लेते हैं। अब आ जाए जनाब, मैं कई दफ़ा अपील कर चुका हूँ बिलावल भुट्टो साहब से, फराल तालपुर साहबा से, CM सिंध से, CM के सदर, सिंध के सदर से, कराची के सदर से, कि ये पार्टी की बदनामी हो रही है आपकी। अगर आप बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, तो ब्यूरोक्रेसी को जो हेड कर रहे हैं मिनिस्टर, उनकी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि क्या हो रहा है, ये कौन ठेकेदार हैं, इन ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करें। आप एक दफ़ा ब्लैकलिस्ट करेंगे तो वो आपको अगले वाले सही करके देंगे, और उनको ना सिर्फ ब्लैकलिस्ट करें, उन पर केस करें और उनसे पैसे भी लें जो उन्होंने लिए हैं। और जब तक ये एग्जाम्पल नहीं आप करेंगे, फिर अगला कोई बनेगा, फिर बेवकूफ़ बनाएंगे, फिर करेंगे, तो बार बार बेवकूफ़ बनना समझ में नहीं आता। क्या कहेंगे मंसूरी साहब? हब केनाल बड़ा सुनाया गया था, बताया गया था, खुशखबरी है 14 अगस्त को इफ्ताह होगा, इतना पानी आ जाएगा MGD और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पता चला जनाब वो पता नहीं रेत की दीवारें बनाई थी, क्या थी वो, जनाब जो कुछ हुआ। ये 12 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। जी जी। और 12 अरब रुपए के प्रोजेक्ट में माजरत के साथ हमारे मेयर साहब कह रहे हैं ये तो पुरानी वीडियो है। अच्छा, लोग उधर खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं
और बता रहे हैं आज क्या दिन है, क्या तारीख है, क्या वक्त है, और मैं बता रहा हूँ 12 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। मेरे भाई 17 साल दौरे हुकूमत के अंदर 12,000 अरब रुपए पानी में बह गए। उसका रोना रोए या ये 12 अरब का रोना रोए? अगर ये 12,000 अरब अगर इस शहर पर, इस सूबे पर खर्च होता तो आज इसका ये नक्शा होता? कभी भी नहीं होता। अच्छा, इसमें अफसोस जो मुझे ज़्यादा होता है, इसमें तबसरा नहीं किया ना वज़ीर साहब ने, आप ज़रूर कीजिएगा इस पर, कि क़यादत, जब हम बात करते हैं ना कि यार देखिए बाहर से पढ़कर आए हैं, नौजवान हैं, कुछ करना चाहते हैं, जज्बा है, करप्शन पसंद नहीं करते, ज़रा सी खबर आ जाए तो वो एक्शन ले लेते हैं। यार इतने बड़े बड़े ये मंसूबे जिसमें नाहलियाँ आया हैं, बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, आसफा बीबी, दीगर लोग कब एक्शन लेंगे? अदी फरियाल तालपुर साहिबा। अली, मैंने आज एक शेर कहा है हबीब जालिब की उस पर, रो के मादरत के साथ। हाँ, और वो है बड़ा मशहूर शेर है ना उनका कि बेनज़ीरों के पाँव। हाँ, नंगे पाँव तो नंगे। मैंने कहा है कि आज पंजाब की हुकूमत ने भी कहा कि हमने 62,000 कर दे दिए, इन्होंने भी कहा कि हमने कर दे दिए। तो मैंने कहा महल बन गए वज़ीरों के, महल बन गए वज़ीरों के, मेरे मकान पर घर लिख के। घर लिख के, वाह, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो इन्होंने, ये मैंने आज खुद शेर कहा है इनके कारनामे। अब आप खुद सोचिए कि इन लोगों के महल बन गए हैं। ये जो असल का यार हमारे यहाँ कहते हैं ये करप्ट वजीर है, और भाई ये किस पार्टी ने रखा है उसको पकड़े ना आप, उसको मालूम है कि भाई ये कौन करप्ट करता है। अगर हम ये तनकीद करते हैं कि उस्मान बुज़दार, इंतखाब खान का, तो हम खान पे तनकीद करते हैं, तो ये जो करप्ट वजीर हैं, इसके अंडर में जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है कि जिसके मुतालिक खुद वजीर दिफा ये कहता है कि पुर्तगाल की आधी जमीनें इन्होंने खरीद ली। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है, पुर्तगाल की आधी जमीनें इन लोगों ने खरीद ली। खबर है ये, वजीर दिफा ने जो कुछ कहा है। वो जो गोल्डन वीजा स्कीम के तहत सबने जमीनें खरीदी है, वो बाकायदा ऐलान कर और बार बार अपनी बात पर कायम है। आप तस्वुर कीजिए, जाकर एक स्कीम है वहां पर गोल्डन व्यू नाम की, जरा उसको चेक कीजिए कि वो किस वजीर की, मेरे मुंह से गाली सुनेगा वो, किसकी है, आपको पता चल जाएगा किससे सरमायाकारी की है, उसके अंदर सब मालूम हो जाएगा आपको। भाई ये खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो माजरत के साथ, आसफा भुट्टो साहिबा हो, ये बख्तावर साहिबा हो, क्या फ़र्क पड़ता है? गरीब मर जाता है। आप और मैं यहाँ पर बैठे हुए, एक बंदा बाहर ये बात कर रहा है कि वो अपनी बीवी को किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवा दे, और वहाँ पर जो है उसको हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है इस शहर कराची में, कि जिसको यहाँ पर कहा जाता है कि जनाब हमने हेल्थ पे बहुत काम किया है। और ये सारे के खर्चे कौन पूरे करता है? इन सब के अखराजात कहाँ से निकलते हैं? यही करप्ट वजीर, यही करप्ट ब्यूरोक्रेसी इनके अखराजात भी पूरे करती है। झूठ बकवास है कि जनाब पढ़े लिख के हम करप्शन से पाक कर देंगे। 17 साल हो चुके हैं इस हुकूमत को, अगर अब भी शर्म नहीं आती तो क्या बाद में क्या होगा? बाद में इनके कोई आएगा, इनके पास से शहद की बोतल बरामद करेगा, ये हाथ में लाठी लेंगे और चले जाएंगे लंदन। देखिए मैं अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मुझे बोलने का मौका दें। देखिए एक तो मुख्तार बिल्कुल भी सियासी नहीं है, उसको बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करें। आप जो सियासी हैं उन पे ब्लेम करें। आपने मिसाल दी चेयरमैन की, ओके ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, मैंने खुद भी उनसे अपील, लेकिन वजीर आला सिंध जो इन सारे वजीरों का सरदार है, क्या वो अगर सुबह नाश्ता कर रहा हो, अंडे में नमक ज्यादा हो जाएगा तो बोलेगा नहीं कितने बनाए अंडा? बिल्कुल। क्या वो जिस गाड़ी में जाए, गाड़ी गंदी हो तो बोलेगा नहीं गाड़ी गंदी, किसकी जिम्मेदारी है? ड्राइवर इधर गाड़ी क्यों गंदी है? जब ये सब कुछ करेगा तो उसको ये नजर नहीं आ रहा कि ये किस कंपनी ने बनाई है, या उसको ये पता नहीं आ रहा कि पानी का 5,000 का टैंकर 10,000 में बिक रहा है, क्या उसको ये नजर नहीं आ रहा कि रोडों का क्या हाल है? तो सबसे पहले जिम्मेदारी तो उसकी है सीएम की, कि वो अपने वजीरों से पूछे, फिर वजीर ब्यूरोक्रेसी से पूछे। सर तब्दील करें ना वज़ीर आला को। और जब ये नहीं कर पाए तब जिम्मेदारी बिलावल साहब की है। 17 साल में कितना जिम्मेदारी लेनी है? अभी की बात करो ना, अब सारे 17 साल का। अरे तो भाई 10 साल से तो ये वजीर ये बजट पेश कर रहे हैं, वज़ीर आला भी तो 10 साल हो गए नवेद भाई, 10 साल हो गए। बात सही कह रहे हैं। देखिए एक आदमी को आजमा लिया ना आपने, वो एक्शन नहीं लेता किसी के खिलाफ। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि अब जरूरत है कि अगर ये ठीक नहीं हो तो चेंज किया जाए। ऐसे लोगों को, जो भी हो, जो गलत हो, जहां वो हो,
मिनिस्ट्रियों की मिनिस्ट्री भी चेंज करें, और अगर सीएम जिम्मेदार है तो सीएम को भी चेंज करें, वरना फिर उनको बातें सुननी पड़ेगी। और कितना इंतजार और कर उन रही लोगों है को सुननी पड़ेगी जो नवेद सुन रहे हैं। भाई, और कितना इंतजार होगा? 17 साल एक बड़ा वक्त होता है, 10 साल अच्छा एक वजीर देखिए, आला को हो गया, और जब क्या ये चाहिए? जब ये कहा जाता है कि जी वजीर मुशीर या ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, तो ऊपर बैठा हुआ शख्स अगर एक्शन नहीं लेता तो फिर हम ये ना समझें कि यार वही मिला हुआ है, या फिर वो क्यों आंखें बंद कर रहा है, वो खुद 1 रुपया नहीं लेता, मान लिया हमने, तो कम से कम ये तो कर सकता है कि जनाब किस किस पे इल्ज़ाम है, इनको साइड में करो और लोगों को मौका दो, इनकी इंक्वायरी होती रहेगी, बरी हो गए तो वापस आ जाएंगे, ठीक है। यार ये भी नहीं हो रहा। देखिए अली, ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन मैं आपको जो प्रैक्टिकली और चीज़ें अभी वो बता रहा हूँ। अभी वजीरों की देखिए, मैं रद्दोबदल जो हो रहा है उसमें भी इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि करप्शन पकड़ी गई है या कोई काम नहीं कर रहा, वो आप भी जानते हैं क्यों हो रहा है। कारकर्दगी की बुनियाद पे भी हो रहा है। देखिए ये अच्छा, एक वजीर को एक वजारत से हटा के दूसरी वजारत देना, क्या मतलब इस बात का? अगर किसी की कारकर्दगी बहुत ही खराब है तो उसको वजारत से ही हटानी चाहिए। ये अब है बहुत ना, ये है। बहुत अहल एमपीए बैठे हैं जो 3-3 4-4 दफा जीते में हैं, इंतजार में हैं, जवान है, पढ़े लिखे, उनको लाया जाए। देखिए मैं डिफेंड नहीं कर रहा बिलावल साहब को, लेकिन वो कभी कहीं के दौरे पे होते हैं, कभी कहीं के दौरे पे होते हैं। पार्टी की जो तंजीम होती है ना, जो सिंध का सदर होता है, हंसे नहीं, जो सिंध का सदर होता है, जो कराची का सदर होता है, जो वजीर आला होता है, उनकी जिम्मेदारी, अगर हर काम बिलावल नहीं करना है तो इन लोगों को रखने की क्या जरूरत है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब पूरी मीडिया हर कोई बोल रहा है, तो अब जिम्मेदारी उन पे आ रही है कि आप चेक करें और आप चेंज करें इन लोगों को जो नाअहल हैं, जो इन चीज़ों पे, जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट दे रहा है, जो चीज़ें देख रहे हैं, नजर आ रहा है। तो अब जब पानी हंस से ऊपर आ जाता है तो उनको एक्शन लेना चाहिए, वरना तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए। नवेद भाई, एक आदमी को, आपको पूरा शहर कह रहा है, पूरा सूबा कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है कि आपको खुद मालूम है, एक बच्चा इस बात से वाकिफ है कि आपको कितने % देना है, किस तरीके से काम हो रहा है, कौन सी सड़कें बह रही हैं, कितना पैसा आया, कितना खर्च हो गया। एक मतलब वो क्या वो मुहावरा है ना कि आंखों देखी मक्खी जो है वो निकल जाती है। मतलब आप सब देख रहे हैं, मतलब किसी को अगर ढकी छुपी बात हो तो बात समझ में आती है, उस पर आप ये कहें कि नहीं जी वो उनके पास इतना वक्त नहीं है, इतना। देखिए जो सीईओ होता है, जो डायरेक्टर होता है ना कंपनी से, उनके डैशबोर्ड पर आजकल के दौर में लिखा होता है कि इस प्रोजेक्ट पे कितना आया, क्या गया, क्या नहीं गया, किस तरह से लगा, वो खुद देखता है अपनी आंखों से, और उसको कितनी देर का काम है। आपको मैं एक बात बताऊं, वो मैं भी किताब उठा के दिखाता हूँ। टंडो मोहम्मद खान, अली टंडो मोहम्मद खान ने एग्रीकल्चर की एक मशीनरी खराब हो गई। अली 1 साल में उसका कितना खर्चा होगा मशीनरी रिपेयर करने में? अंदाजा लगाएं, तुक्का लगाएं, कितना खर्चा होगा? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 80 लाख रुपए। मशीन की मालियत क्या थी? अरे और यार 80 लाख रुपए की ऑडिटर जनरल वहां पे पूछ रहा है कि भाई ये मशीन कितनी बार बन गई है, इसका मसला अच्छा जी, क्या चलें है? आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। आज तो मुख्तसर प्रोग्राम हमने करना है सर। एक और खबर दूं जाते जाते, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, प्रोग्राम्स में बहुत कम बात होती है, लेकिन अब चूंकि वो प्रोग्राम वाली कहानी भी निकल गई है, वरना पहले बहरिया टाउन के खिलाफ तो बात हो नहीं सकती थी, इश्तिहार देते हैं मालकान हमारे खुशी आते हैं और ये वो, अब तो जाहिर है वो रहा ही नहीं। अच्छा, बहरिया टाउन, मैं मलिक रियाद ने जो ट्वीट करती है उस पर बात नहीं कर रहा। बहरिया टाउन करप्शन केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। FIA के बहरिया टाउन के अस्पताल पर छापे के दौरान 1 अरब 12 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले। वज़ीर इत्तलात हैं अतार साहब, वो ये कह रहे हैं मलिक रियाज और बहरिया टाउन के खिलाफ करप्शन केस में अहम दस्तावेज़ात और नाकाबिल तरदीद सबूत वफाकी तहकीकाती इदारे ने हासिल कर लिए। सर क्या होने वाला है? देखिए ये तो बहुत छोटी रकम भी है, इतनी रकम तो जब बहरिया अपने अरूज पे था हर दिन ये कमाते थे, हर दिन पूरा शहर बहरिया से खिल रहा था, तमाम बिल्डर बहरिया में नहा रहे थे, अरबों रुपए की सेल परचेज बहरिया में हो रही थी। और वो पैसा कहाँ जा रहा था? वो पैसा बाहर जा रहा था, सबको पता है। और बाहर से बहुत बड़ा पैसा आया भी, जब एक जगह से साबित हुआ, वो तो एक छोटा सा एक चीज़ साबित हुई, बहुत गया है और बहुत उधर है। तो मसलियातों के लिए अभी भी मैं समझ रहा हूँ मसलियाती के लिए प्रेशर हो रहा है। अगर वाकई इतनी सिंसियर हैं और वफाकी इदारे को वाकई मिल गया है तो लाओ, लाने में क्या है, किसको नहीं लेकर आए पहले। दूसरा मैं वो कहूँगा कि तमाम उन ब्यूरोक्रेट्स के, तमाम उन वजीरों के नाम ECL में डाले जाएं जिनका के पता है कि उन्होंने बाहर मुल्कों में घर खरीद लिए हैं या अपनी नेशनलिटी ले ली है, यहाँ से सरमाया मुंतकल करके, वो भी तो मनी लॉन्ड्रिंग है। जो ब्यूरोक्रेट, कितने मेहनत से ब्यूरोक्रेट्स
कोई सोचना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ये किया है। अभी गैर अखलाकी मेरे मुंह से वो लफ्ज निकलते निकलते रह गया, समझ तो गए होंगे आप, मैं वही बोल रहा था आप लोगों को। ओवरसीज पाकिस्तानी कितनी मेहनत करके 100-100, 200, 500, 1000 डॉलर भेजते हैं इस मुल्क में, जो आपका वो ज़र मुआवजा कहते हैं ना, बढ़ गया, इतना बढ़ गया, और आप यक जुम्बिश कलम एक साथ निकाल के ये लाखों डॉलर ले जाते हैं मुल्क से बाहर। इन बाहर ले जाने वालों को ना सिर्फ ये कि ईसीएल में नाम डाला जाए, इनसे पैसे लिए जाए और 10-10 साल के लिए बंद किया जाए और जिंदगी भर के लिए नायल किया जाए ऐसे लोगों को जो। और इतना वफाकी वजीर इतना बड़ा बात कर रहा है, उसके पास नाम नहीं है। जब वफाकी वजीर नाम लेते हुए डर रहा है ब्यूरोक्रेट से, तो बाकी लोग हम और आप क्या करेंगे यार? सही बात। इसकी पूरी लिस्ट चाहिए हमें, कौन कौन गया है और उसमें कौन कौन उसके सहूलतकार हैं और उनका नाम ईसीएल में कितने दिनों में डालेंगे, इस पर बहुत जरूर बात होनी चाहिए। देखिए भाई, मैं तो इस बात का हिमायती हूँ कि कोई भी हो चोर, ये ज़मीर ना जगवाए, सजा दे। जब तक आप ज़मीर जगवाते रहेंगे लोगों के कि आज इसका ज़मीर जाग गया, चलो भाई माफ़ीनामा, आज इसका ज़मीर जाग गया, इसका माफ़ीनामा, इसका ज़मीर जाग गया, इसका माफ़ीनामा। मेरे भाई, जिन जिन सियासतदानों की फैमिलीज़ बाहर हैं, जिस किसी की भी, उससे पूछे क्यों है, वो बता देंगे पढ़ने पकड़े। नहीं, नेशनलिटीज़ हैं उनके पास, सीधी सीधी नेशनलिटीज़ हैं। स्पेशली तो नहीं है ऐसा कोई, स्पेशली फैमिली नेशनल नहीं ले सकती सर, है कानून। मनी लॉन्ड्रिंग साबित करें, जैसे बोल रहे हैं वो कि इतने पैसे ले जाए गए मुल्क से। यार देखें, तो अगर ले जाए गए हैं मुल्क से तो वो सबूत उनके पास है। देखें, जब आप घर खरीदे हैं पता नहीं कितने जब आपकी कितने मिलियन डॉलर के, वो लाए गए, सब लाएं, मेरी बात सुने, सब कुछ लाएं। जब आप ये कहते हैं ना कि यार उनकी नेशनलिटी बाहर होने का मसला नहीं है, तो मेरे भाई अपनी फैमिली को सेव करके, अपनी फैमिलियों को सुकून में रख कर आप यहाँ लोगों के बच्चों को, यहाँ की आवाम को लूटते हैं। वो जन्नत, इसको जन्नत बनाना चाहिए, वो यहाँ जहन्नुम आप बनाएं। ख़ास तौर पर जितने बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं और जितने बड़े ओहदों पर सियासतदान मौजूद हैं, उन सबको तो ख़ास तौर पर उनकी कोई औलाद बाहर नहीं होनी चाहिए, कोई औलाद। उनको लाएं सबको, चाहे कोई भी हो। सियासत का शौक है तो फिर ये काम करें ना, वरना सियासत ना करें। आप कहें कि जब हम सियासत कर ही नहीं रहे। 25 करोड़ आवाम यहाँ रह सकती है तो आपका बच्चा क्यों नहीं रह सकता? बताइए। जब आप 25 करोड़ आवाम को और यहाँ के तकरीबन 9 करोड़ बच्चों को जब आप यहाँ के स्कूलों में तालीम दिला सकते हैं तो आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता? सियासतदानों के बगैर भी चल सकता है पाकिस्तान, कायदे के बगैर चल गया तो इनके बगैर भी चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा सर, प्रोग्राम का दौरानिया ख़त्म हुआ, जाते जाते आखिरी खबर शामिल करें क्योंकि आज मुख्तसर प्रोग्राम है हमारा। और कल तो ज़ाहिर है आपने देखा था तमन्ना भाटिया का थूक का इस्तेमाल और सारी चीज़ें बयान की गई थी। आज भी तमन्ना भाटिया जनाब फिर ख़बरों में, और उन्होंने कहा जी छोटे बच्चे मेरा गाना आज की रात मज़ा हुस्न का लीजिए, सुनकर खाने खाते हैं। आप भी बच्चों वाले माशाल्लाह दोनों से मैंने कहा पूछ लूँ पहले मैं, आपने खुद भी देखा होगा, फिर बच्चों को शायद दिखाया भी हो आपने तमन्ना भाटिया को, तो कल आपने बड़ा गौर से देखा। तो आज उनकी वजह पहले आप बता दीजिए, तमन्ना भाटिया कल आपने देखा और फिर चश्मा उतार के भी देखा, आप देख रहे थे फिर जूम करके, बहरहाल बताइए सर। अली, जिस वक्त कल आप मुझे गाना दिखा रहे थे अपने मोबाइल से, तो वाकई में जो चश्मा उतार के देखना पड़ा, वो आइटम नंबर था उनका और मेरे ख्याल में यही गाना था, जिससे मैंने कहा था यार ये तो एडल्ट होना चाहिए ना, कि ये तो जो रेटिंग्स होती हैं पिक्चर्स की बाहर मुल्कों में लिखा होता है। और मैंने कहा भी आपको कि 30 सेकंड देख लिया बहुत, लेकिन आपने नहीं पूरा सुना। आपने ले लिया मोबाइल, फिर आपने मोबाइल में देखा, बाकी बातें नहीं बताना चाह रहा, वो ऑफ द रिकॉर्ड है। तो बहरहाल वो आइटम नंबर होता है और वो बिल्कुल ऐसा ही तौर पे ऐसा नहीं है कि उनको बच्चों को देखना चाहिए। अच्छा, वो कह रहे हैं बच्चे खाना ही जब खाते हैं, अगर वो बच्चे खाना खा रहे हैं और वो ये देख रहे हैं तो उन बच्चों का फिर अल्लाह हाफिज़, तो बड़े होके क्या करेंगे? क्योंकि ये गाना जो है अक्टूबर 2024 में रिलीज हुआ था और जिसे अब तक यूट्यूब पर 74 करोड़ बार देखा गया है। 100 बार तो आपने भी देखा होगा। हाँ, 150-200 आपका, 500-600। आप भी गाना अभी मत बोलिएगा देखा नहीं, कल आपने भी बड़े गौर से इस गाने को एंजॉय किया। मैंने तो यार मैं आप दोनों की पर्सनल गुफ्तगू में बिल्कुल दखल अंदाज़ी नहीं, तमन्ना भाटिया भी कह रहे हैं। नहीं, मैंने आप दोनों की पर्सनल गुफ्तगू। अच्छा, वो कहती है जी गाना सुनकर खाने खाते हैं बच्चे, और बड़े इस गाना सुनने के बाद देखिए हमारे सो जाते हैं, या मुझे उन गानों का या रनिंग करते होंगे। हमारे कुछ दोस्त आजकल जो है ना वो सैयारे पे घूम रहे हैं,
सही है, और यार, वो ये भी तो रेड टी शर्ट के साथ। तो हमें उन गानों का तो नहीं पता, फौरन और हमें रोज कॉलर बंद कर रहे हैं। और रोज तमन्ना को देख रहे हैं। तो तमन्ना हमारे भाटिया। कुछ दोस्त जो और है तमन्ना पता लगा है, भाटिया की खबर थी, तमन्ना भाटिया की, और भाई कहाँ हमारे क्या कुछ कर रहे हैं? दोस्त जो है वो सैयारा देख रहे हैं। अब हमें क्या पता भाई ये कौन सी भट्ट है। आप आइटम नंबर कम देखा करें, पता है वो अब सेहत के लिए अच्छा है। तो आपने कभी आइटम नंबर देखने की कोई कोशिश की? नहीं, मैं तो आजकल सैयारा देख रहा था कि सैयारा कौन आने सा में- सैयारा है और उसमें जो है वो लोग किस तरीके से रेड टी शर्ट में घूम रहे हैं, मैं वो देख रहा था। प्रोग्राम जी मेरा ख्याल है आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। तो अब ज़ाहिर है इस तरह के जो हमले अचानक हो जाते हैं, फिर बहरहाल प्रोग्राम खत्म हुआ। गुफ्तगू आपने सुनी मेरे दोनों मौसम मेहमानों की, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना की बात।